हाँ, ग्लोब को गोल्फ लिख दिया। GLOF क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय देना है, उसके लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों, इसके प्रभावों की चर्चा करनी है। लिखा है किसी ने? क्या है ग्लोफ? क्या चीज? हाँ हाँ, उसी को लेकर के बिल्कुल। GLOF है क्या? वो फुल फॉर्म है, ठीक ना? तो डिटेल में समझ लीजिए, बार बार चर्चा में आता रहेगा। इसको समझने से पहले मुझे यह बताइए कि ग्लेशियर क्या होता है। व्हाट इज ग्लेशियर? हिमनद क्या है? बर्फ जहां जम गया वहां हिमनद हो जाएगा? नहीं, हर जमा हुआ बर्फ हिमनद नहीं होता। ग्लेशियर क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में हजारों सैकड़ों वर्षों से जमा बर्फ, एक्यूमुलेटेड आइस है, मतलब क्या बोलेंगे, बर्फ का क्षेत्र है, ठीक। और जिसमें गति है, हल्का हल्का जो क्या करता है, मूव करता है। तो ग्लेशियर क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र में विशाल हिमखंड जो धीमी गति से ही सही, वो धीमी गति से ही करते हैं, गति करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हिमनद। स्थिर बर्फ को, या आइस का कोई भी ऐसा भाग जो स्थिर है, उसमें मूवमेंट नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा है, खिसक नहीं रहा है, उसको हम लोग ग्लेशियर नहीं करेंगे, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमखंड। मतलब पर्वतीय क्षेत्र में ढाल के सहारे प्रवाहित होता हुआ या खिसकता हुआ हिमखंड का भाग हिमनद कहलाता है, ठीक ना। ये कैसे होता है, इमेजिन कीजिए कि जैसे जो सबसे पुराना ग्लेशियर है उसका जो आइस शीट है वो 30,000 वर्ष पुराना है, ठीक ना। मतलब 30,000 वर्ष से क्या हो रहा है, वहां पर बर्फ जमे जा रहा है, जमे जा रहा है, जमे जा रहा है। और जब इतना सारा बर्फ जम जाता है तो क्या करेगा, सामान्य तौर पे ये पहाड़ है, तो पहाड़ी ढाल पे ही बर्फ जमा होता है ना, यहाँ पे ग्लेशियर बन गया। अब ये क्या करेगा, इसका अपना वजन ही इतना ज्यादा हो गया कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। और ये आपको ऐसे देखेंगे कि एकदम चलता हुआ नदी की तरह जा रहा नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें गति होती है। ये इसका जो हिम है वो लगातार चलता रहता है धीमी गति से ही। और ढाल के सारे क्या करेगा, ये नीचे आएगा। यही होता है हिमनद। तो हिमनद पहले जान गए, ग्लेशियर क्या होता है, क्लियर हुआ। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ग्लेशियर ये फ्लड है क्या, मतलब लेक वाला। देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका संक्षिप्त परिचय देना है, तो इसकी परिभाषा या इसके आसपास की बातें आप लोग को लिख देनी है। किसी ने लिखा है? अच्छा, नहीं तो इतना तो आइडिया होना चाहिए ना कि पीटी में क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा कैसे हो सकता है कि गोल्फ का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके उत्पत्ति के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें, क्यों, मतलब कोई क्वेश्चन बनाएगा, ठीक ना। हाँ, तो ग्लोफ है, ठीक ना, GLOF है। अब जैसा सिक्किम में हुआ ना, वैसा हम लोग समझ लेते हैं, अपने आप चीजें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी कि सिक्किम में एक्चुअली घटना क्या हुई है। जैसे ये मान लीजिए कि हम लोग बना लेते हैं सिक्किम का क्षेत्र है ऐसा, ठीक ना। हम लोगों ने सिक्किम बना लिया, अगर ना भी हो तो आप लोग को मान लेना है कि ऐसा ही है, क्योंकि मैंने बनाया है। और सिक्किम का उत्तरी क्षेत्र क्या है, पर्वतीय है ना। अब बर्फ कहाँ जमेगा, पर्वत के चोटी पे या नीचे? हमेशा बर्फ जमता है कहाँ, पर्वत की चोटी पे। आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा, इसे गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक। तो हिमनद से नदी कैसे निकल जाती है। और सामान्य तौर पे ज्योग्राफी पढ़ते समय एक चीज आप लोग समझेंगे कि हिमनद जिनका स्रोत होता है, जो नदी ग्लेशियर से निकलती है, हिमालयी क्षेत्र के विशेष, उनमें वर्ष भर पानी रहता है, ठीक ना, वो कभी सूखती नहीं है। तो ऐसा हिमनद से नदी कैसे निकल जाती है ग्लेशियर से। यहां पर बर्फ क्यों है, क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे वायुमंडल में तापमान कम होगा या बढ़ेगा, तापमान कम होगा ना।
और तापमान जब कम होगा तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो पानी के रूप में होगी, आग के रूप में होगी, या बर्फ के रूप में होगी। और बेचारी बर्फ गिरते 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 क्या हो जाएगी, यहाँ ये चोटियों पर जमा हो जाएगी। इसी कारण से आप लोग क्या देखते हैं कि कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई एक विशेष स्तर तक है तो उसका शिखर जो है हमेशा बर्फ से ढका रहेगा। लेकिन ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर की खासियत क्या होगी, ये ढाल के सहारे मूव करेगा, है ना। आज ये यहाँ है, इसी का बर्फ पिघलता हुआ नीचे आएगा। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो तापमान कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। ऊंचाई से हम नीचे आ रहे हैं तो पृथ्वी की सतह की तरफ तो तापमान बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, पिघलने लगेगा। और एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिमांक बिंदु। इसका नाम सुना है, हिम पॉइंट। मतलब पर्वतीय क्षेत्र में वह बिंदु जिसके ऊपर बर्फ होगा और जिसके नीचे बर्फ नहीं होगा, ठीक ना। हिमांक बिंदु पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री आ गया, और लेटेंट हीट वाला मतलब जो भी साइंस का है, यहां से सिंपल ये बर्फ पिघल करके पानी बन गया, और ये पानी बन के क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से हो सकती है क्या, किसी भी हिमनद से नदी की उत्पत्ति। अब ये ऊंचा क्षेत्र है, कभी भी वर्षा होगी, हजारों साल से पर बर्फ जमी है तो बहुत ज्यादा बर्फ है। जब सर्दियों का टाइम आएगा यहां पर बर्फ और मोटी हो जाएगी और लगातार नीचे आकर के पिघलती रहेगी और नदी चलती रहेगी। जब गर्मी का टाइम होगा तो क्या होगा, क्या चीज, हाँ, ऊपर से पिघलेगी, लेकिन इतना नहीं पिघल जाएगी कि पूरा का पूरा यहाँ का आइस ही गायब हो जाए। उसी में से वहां पर जो बर्फ का जमाव है उसकी लेयर थोड़ी पतली हो जाएगी, लेकिन और तेजी से पिघलेगी और पानी और ज्यादा आता जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी हिमनद से एक नदी निकलती है, ठीक। अब हिमनद है तो ये क्या करेगी, इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा हिमखंड लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है तो क्या करेगा, प्यार से जाएगा। जैसे इसी ढाल से हम लोग बर्फ का एक विशाल टुकड़ा हम गुजारेंगे तो सतह से क्या होगा, जहां से वो गुजर रहा है अपने आसपास के क्षेत्र से घर्षण करता हुआ जाएगा ना, क्योंकि तो ठोस है। जब पानी और हवा पर्दन का काम कर देते हैं, काट देते हैं तट को, अपने तली को, तो ये भी काटेगा। तो अपने साथ ये क्या करता है, बहुत सारे बाउल्डर, बहुत सारे मलबे जो काटता है, दाएं तरफ बाएं तरफ नीचे की ओर अपनी सतह में, इसको लेकर के अपने साथ चलता है, लेकर के अपने साथ चलेगा। जहां तक बर्फ है वहां तक तो बाउल्डर छुपे रहेंगे उसके साथ, लेकिन जैसे पानी होगा वो बाउल्डर क्या होगा, फ्री हो जाएगा, ढाल के सहारे नीचे आएगा और आकर के कहीं हो सकता है कि जहां पर ढाल कम हो, यहाँ पर या उनको टिकने का जगह मिले, आकर वो सारे के सारे वो जम जाएंगे। और जो वो जमावट होती है, हिमनद अपने साथ जो मलबा लेकर के, जो पर्दन के कारण उसने काटा है, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े, छोटे टुकड़े, कुछ भी, उसको ला करके जब एक जगह जमा कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरेन या हिमोड़। ये सिक्किम में जो हुआ है, बार बार ये शब्द आ रहा है ना, तो समझ में आया क्या हुआ, मोरेन या हिमोड़, ये क्या होता है, क्लियर हो गया। ये ला करके जमा करेगा, और ये जो जमा करेगा ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं प्राकृतिक बांध। प्राकृतिक बांध इसी को हम लोग कहते हैं। यही क्या हुआ है, प्राकृतिक बांध सिक्किम में टूट गया है, ठीक। और जिसके कारण वो सारा का सारा तबाही हुआ है। हुआ क्या है, ये मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र से हम लोग किस नदी को निकालना है, या किस ग्लेशियर को निकालना है, तीस्ता को। तीस्ता ग्लेशियर कब से होगी, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है, ठीक। और यही है क्या, लोनाक ग्लेशियर है। ये धीरे धीरे फिसलता हुआ नीचे की ओर आएगा ना, क्योंकि ये घूमता हुआ गोल गोल क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा। आएगा या नहीं आएगा, समझ पा रहे आप लोग, ये कुछ नहीं आ रहा समझ में। ये नीचे की ओर आएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा इसका तापमान नीचे आएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो बर्फ पिघल जाएगी। और पिघल करके मान लीजिए कि उसने क्या किया, यहाँ पर एक झील बना दिया, पूरा बर्फ का पानी आया और यहीं पर जमा हो रहा है। और जमा कैसे हो रहा है, अपने साथ जो बाउल्डर फोल्डर लेकर के आई थी, पानी में बाउल्डर आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ढलान है और ये सतह तक जा रहा है, तो इसमें कुछ भी बड़ा चट्टान का टुकड़ा आएगा तो क्या यहीं पर अटका रहेगा, सबसे लास्ट में जाकर के टिक जाएगा, सबसे लास्ट में जाकर के टिकेगा, भारी है। तो वही क्या हुआ, आकर के सारे बाउल्डर के टुकड़े यहां पर जमा हो गए, ठीक ना। यही है मोरेन, ठीक ना। और ये क्या है, लोनाक ग्लेशियर है, पहले ग्लेशियर, ठीक।
और इसी ने जो बनाया तो ये है लोनाक लेक, लोनाक झील है। ठीक, कहां हिमनद है, कहां ग्लेशियर है, कहां मोरेन है, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा ना? ये जो पहाड़ों पे है पिंक कलर का, ये ग्लेशियर है। ठीक, लोनाक ग्लेशियर ही है। लोनाक ग्लेशियर ही जब नीचे आती है, उसकी ऊंचाई कम होती है और अपना वो पिघल करके पानी जमा कर देती है, तो वही क्या हो जाती है, लोनाक झील हो जाती है। और अपने साथ जो मोरेन लेकर आई है, उसने क्या किया, यहां पर जमा कर दिया। ठीक, अब ये तो किसी मिस्त्री ने या इंजीनियर्स ने जाकर के खूब अच्छे से इस बांध को तो बनाया नहीं है, ये तो प्राकृतिक रूप से अपने आप आकर के बैरियर यहां पर जमा हो गया। अब वो कितना मजबूत होगा हम लोग को नहीं पता, ये टूट सकता है ना। और टूटने का इसका कारण क्या होगा कि किसी भी कारण से इस झील में अचानक से बहुत सारा पानी आ जाए। मतलब कई तरीके हैं, या तो हम और आप हथौड़ा लेकर के चले, मार मार के तोड़ दे बेचारे को, या फिर एयरफोर्स को बोले भाई जाओ वहां पर 2-4 बम गिरा दो, फिर भी टूट जाएगा। ठीक ना? या फिर भूकंप आए, यहाँ कंपन हो, तब टूट जाएगा। हो सकता है नीचे से ज्वालामुखी गतिविधि हो, वो तभी टूट सकता है। हो सकता है कि यहाँ से बर्फ इतनी पिघल करके आ जाए और इसमें इतना पानी बढ़ जाए कि ये बांध टूट जाए। हो सकता है कि बर्फ न पिघले, इसके ऊपर इतने सारी बरसात हो जाए, इतना बारिश हो जाए कि इसमें पानी इतना ज्यादा हो जाए कि ये टूट जाए। ये संभव है ना, बहुत तरीके से टूट सकता है। तो अभी जो टूटा वो क्यों टूटा है? हथौड़ा लेकर के जाकर तोड़ा हम लोगों ने, अभी इसलिए टूटा है कि बादल का फटना, ये घटना सुना है ना, वहां पर बादल फटने की घटना हुई है। और बादल फटने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कितनी, अगर एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो रही है, तो हम लोग कहेंगे कि ये बादल फटा है। ठीक ना, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। सामान्य तौर पर होता क्या है कि किसी भी कारण से, जैसे और पर्वतीय क्षेत्र में ही होगा, मतलब बहुत तरीके से हो सकता है। एक तरीका मैं समझा देता हूं। ये मान लीजिए एक पर्वत है ना, पर्वत के इस ढाल से आकर के हवा टकराई, जो पर्वतीय वर्षा होती है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे। तो पर्वतीय वर्षा क्या पर्वत से टकरा के हो जाती है? पर्वत से टकरा करके ढाल के सारे ऊपर चढ़ती है ना, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसका तापमान कम होता जाएगा, और तापमान जैसे जैसे कम होता जाएगा, ये आकर के यहां पर बादल के रूप में जमा हो जाएगी। और जब सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी, ज्योग्राफी का टर्म है, सिर्फ इतना समझिए कि ये बादल में जो वाष्प भरा है, जल वाष्प, ये अपने को संभाल नहीं पाएगा, तो बरसात के रूप में ये आकर के बारिश होने लगेगी। ठीक, ये सामान्य है। लेकिन अगर किसी पर्वत के ढाल तो दोनों तरफ है, एक तरफ से हवा चढ़ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी हवा चढ़ रही है। ठीक ना, ये पहले से यहां पर बादल बना के बैठी है बारिश के इरादे से, तब तक दूसरी वाली पहुंच गई कि भाई हम भी आए हैं, इसने भी अपना बादल बना लिया। ठीक, और दोनों मर्ज हो गया। अब क्या होगा? टकराव नहीं, जब एक ऑलरेडी क्लाउड सिस्टम बना हुआ है, एक दूसरा क्लाउड सिस्टम बन गया, दोनों तरफ से पर्वत का ढाल से हवा चढ़ी, दोनों मर्ज हुई, इतनी तेजी से संतृप्त और ठंडी हुई, और इतना आकार दोनों को मिलाकर के आर्द्रता इतनी ज्यादा हो गई कि 1 घंटे में ही वो 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश उन लोगों ने करवा दी। तो सामान्य तौर पे पर्वतीय क्षेत्र में ही होती है बादल फटने की घटना, और वहीं पर होती है, अगर आइडेंटिफाई करेंगे कि जहां पर पर्वत का दोनों ढाल हो और लगभग दोनों ढालों से हवा चढ़े। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यही हो सकता है कि इधर से ही जो हवा चढ़ी ना अकेले ही, वही इतनी आर्द्रता लेकर के चढ़ गई है कि बादल फटने के टाइप का वो बरसात करवा दे। बादल फटने का वीडियो देखा आप लोगों ने? मतलब बादल फटने का वीडियो ऐसा होता है कि आपके माथे पर 1000 लीटर का जो पानी का टंकी होता है ना, एक सांस उसको उड़ेल दिया जाए। तो जैसे कि चमोली जैसे जो क्षेत्र है, अभी जो सिक्किम का जो एरिया है, वहां पर क्या हुआ कि समझिए कि रात में सब लोग सो रहे हैं, और उसी तरीके से 1 घंटे में 100 मिलीमीटर वर्षा का मतलब है कि कुछ नहीं बचेगा। ठीक ना, पानी इतना तेज गति से होगा। देखिएगा आप लोग, तो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो हुआ क्या है, वहां पर किसी भी कारण से बादल एक्यूमुलेट हो गए हैं, सापेक्षिक आर्द्रता, नमी, जलवाष्प इनके पास इतना था कि बादल के रूप में ये फट गए और इतनी वर्षा करवा दी। वर्षा करवाई, क्या हुआ, झील के पानी पर दबाव बढ़ गया, झील में अचानक से पानी का प्रवाह है, मतलब उसका अमाउंट बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि जो मोरेन था इस दबाव को संभाल नहीं पाया और टूट गया। टूट करके क्या होगा,
यहीं से एक नदी भी निकलती है लोनेक झील से ही, जिसका बार बार आप लोग नाम ले रहा ना, लोनेक नदी। ठीक, ये क्या है? लोनेक नदी है। क्या? एकदम सीक्वेंसली समझ लीजिए। ये लोनेक ग्लेशियर है। लोनेक ग्लेशियर नीचे आया और बनाया लोनेक झील। यहीं पर इसका मोरेन है। और इस झील से, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है, किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर झील का सोर्स क्या है? चेमायुंग डुंग एक ग्लेशियर है। जैसे कि चेमायुंग डुंग ग्लेशियर आया, वो आकर के मानसरोवर झील बनाया, और मानसरोवर झील से पानी जो बाहर निकल रहा है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। वैसे यहाँ पर क्या है? लोनक ग्लेशियर है, वही आकर के झील बनाया, इसमें से जो नदी निकल रही है उसको हम लोग बोलते हैं लोनक नदी। ठीक, ये आगे जा रही है। और यहीं पर मान लीजिए कि ये पर्वतीय क्षेत्र है। इंसान सामान्य तौर पर पर्वतों पर रहता है या पठारी मैदानी क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में। बीच का क्षेत्र प्लेन है, मैदान है, यहाँ से नदी गुजर रही है। तो सबसे पहले ये बांध टूटेगा तो इसमें पानी का सप्लाई क्या होगा? नदी में अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर एक और नदी आती है, तीस्ता नदी। ये दोनों आकर के यहाँ पर मिलते हैं, मान लीजिए दोनों आकर के तीस्ता नदी यहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ से ये फिर आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं, यहाँ पर एक बांध बनाया गया था, ग्लेशियर। कौन सा? अभी आप लोग का नाम बोला ना, कौन सा ग्लेशियर था? हाँ, कौन सा? हाँ, बिल्कुल सही। यही इसी पॉइंट पर बनाया गया है चुंगथांग बांध, या प्रोजेक्ट जो भी है, परियोजना। क्योंकि रात में आया, लोग देख नहीं पाए, इस पर इतना दबाव हुआ, इन लोगों को लगा अचानक से पानी का सप्लाई यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया? पानी का सप्लाई खोल दिया, बांध खोल दिया। तो यहां से जब पानी का सप्लाई जारी है तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र तो प्रभावित हो ही गया। इसके आगे अचानक खोल देने से और फिर इस बांध पर इतना दबाव पड़ा कि ये भी टूट गया, क्या होगा? पूरे क्षेत्र में पानी पानी भर गया। और ये पानी सामान्य होगा या सामान्य बाढ़ से अलग होगा? जैसे कि दिल्ली में जो बाढ़ आया और यहाँ पर जो बाढ़ आया, ये दोनों का नेचर अलग है। क्यों? सीधा ग्लेशियर से आ रहा है, ठीक ना, मतलब पानी बहुत ठंडा होगा। और तोड़ा है किस चीज को? एक प्राकृतिक बांध को। तो अपने साथ ये बहुत सारा मलबा लेकर के आएगा। तीस्ता नदी जो इतनी साफ है, इसके आने से क्या हुआ? वो पूरी तरीके से यमुना की तरह नहीं, लेकिन पूरी मटमैली हो गई, पानी उसका गंदा हो गया। क्यों? अपने साथ ये बहुत सारा कीचड़ और मलबा इसके टूटने से इस नदी के माध्यम से मैदानी क्षेत्र में, मैदानी कहने का मतलब क्या, जो रिहायशी क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर गया। अब सामान्य जो बाढ़ का पानी है उसको तो जहां रास्ता मिलता है वो निकल लेता है, लेकिन जब अपने साथ बहुत सारे कचरा लेकर के आया है तो जहां से पानी निकल सकता है, हो सकता है उसको ब्लॉक कर दे, ठीक ना। तो क्या होगा? पानी उसी क्षेत्र में लंबे समय तक ट्रैप होकर के रह जाता है। इसलिए जो ग्लेशियल क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड जो होता है ना, वो सामान्य बाढ़ की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? अपने साथ ये बहुत सारा कीचड़ मलबा, और चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में तो समझ ही सकते हैं पानी का बहाव क्या होगा, बहुत तेज होगा। बहुत तेज होगा तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो यही पूरा घटना हुआ है। इसी घटना को लिखना है आप लोगों को, मतलब पूरे घटना को नहीं लिखना है। हाँ, क्या? अब क्या है? ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड समझ में आ गया आप लोगों को? क्या? अभी आगे आएंगे ना। देखिए, मेरा काम है, मैं मानकर चलूंगा कि ग्लोब के साथ में, वो तो बहुत छोटा चीज है, वो किस तरीके से बनता है या मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इमेजिन करना है। डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि इमेजिन कर पाए कि पर्वतीय क्षेत्र है। देखिए, मन में दिखाई दे रहा पर्वत वगैरह, उसके ऊपरी क्षेत्र पर खूब सारा बर्फ है। उसी में से सियाचिन ग्लेशियर है, कोई भी ग्लेशियर है, वो धीरे धीरे पिघल रहा है। पिघल रहा है मतलब, पिघल रहा है मतलब क्या? लुढ़क रहा है, खिसक रहा है ढाल के सारे। नीचे आया, आइस पॉइंट से नीचे आ गया, मेल्टिंग पॉइंट से, उसके नीचे आकर के क्या हो गया? वो बर्फ बन गया। बर्फ बन गया, वहां पर एक पानी जमा हो जाएगा जहां उसको जगह मिलेगा। और उसके साथ जो भी मलबे आए थे वो अपना सही जगह देकर के बेचारे कहीं सेट हो जाएंगे। वो ढाल पर पानी रुकेगा ही कब? ऐसा ढलान है, आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां पर पानी रुकेगा, झील बनेगा ही कब? जब किसी भी कारण से, नहीं तो ढाल का प्रकृति क्या होगा? पानी को तो हमेशा नीचे लेकर के जाएगा। किसी भी कारण से एरिया ब्लॉक हो जाए, यहाँ पर पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? झील हो जाएगा। इसी झील से कोई नदी निकल सकती है,
ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी इसी तरीके से निकलती है। और ये चूंकि बांध प्राकृतिक है, किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति ने खुद बनाया है, इसकी झेलने की अपनी एक क्षमता है। किसी भी कारण से इसमें पानी का दबाव अगर बढ़ा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। यही क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट है। यहीं तक, मतलब ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट है। इसके कारण अगर बांध आ गया तो फ्लड हो जाएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल होंगे ना। मैंने क्या बोला कि अगर मैं जाकर के हथौड़ा लेकर के तोड़ दूं तो मानवीय कारक ही है ना, ले जाकर के। आपको बताया भी, क्लाउड बर्स्ट बताया ना कि बादल का फटना घटना है। तो परिचय आप लोग दे देंगे। प्रमुख कारण क्या है, जो बोला वही कारण है, प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ही तोड़ दे। एक तो ये हो सकता है ना। एक तो हो सकता है कि नेचुरल, प्राकृतिक कारण, और क्या हो सकता है, एक मैनमेड, मानो। क्या, अब आएंगे ना, पहले बांट ले। नेचुरल में क्या क्या हो सकता है, जो बताया, बादल का फटना, दूसरा भूकंप, तीसरा ज्वालामुखी। ठीक, इसके अलावा हम लोग का नहीं पता क्यों हो रहा है, ग्लेशियर का हिमनदों का तेजी से पिघलना। हाँ, भूस्खलन भी हो सकता है, कुछ भी कारण, प्राकृतिक कारण हो। ठीक ना, ये बहुत सारे हैं, इसमें से सब नहीं लेना है, जो आप लोग ले सकते हैं ले लीजिए। उसका से मैन मेड कारण। ठीक, इसमें सामान्य तौर पे इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती तो नहीं कि हथौड़ा या बम ले जाकर के तोड़े, अ, करने कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है। ठीक ना, विकास, अंधाधुंध। ठीक ना, अंधाधुंध जरूर लिखना है कि विकास कीजिए, अंधाधुंध मत कीजिए। अंधाधुंध करने से क्या होगा, वहां पर दबाव पड़ रहा है। जैसे कि हाइडल प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, आपकी आवश्यकता है, चूंकि आप मनुष्य हैं, कि मुझे 23 के भी वाट, मतलब किलोवाट बिजली चाहिए। लेकिन जहां पर आप हाइडल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, वहां पर जो बांध बन पाएगा, मान लेते एग्जाम्पल के लिए कि 10 के भी तक का ही वो क्षमता का बन पाएगा। लेकिन अब आप उसमें अपना दिमाग लगा करके जबरदस्ती वहां पर बनाएंगे, ठीक ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। वो एक कारण बन सकता है। हाँ, दूसरा वही है, अंधाधुंध विकास से ही सारे के सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। ठीक ना, कि और संरचना का विकास करना है, उसके लिए आप खुदाई करेंगे, पहाड़ तोड़ेंगे, चट्टान तोड़ेंगे। उसके अलावा जो मानव निर्मित कारण है वो क्या है, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है। तापमान आपने बढ़ा दिया, अब क्या हो जाएगा, बर्फ ज्यादा तेजी से पिघलेगा, और जितना तेजी से बर्फ पिघलेगा झील में, उतना ज्यादा तेजी से पानी जमा होगा, और क्षमता के अनुसार नहीं संभाल पाया तो वो तोड़ देगा। ठीक ना, यही कारण है। इसमें कुछ रटना है, या अपने दिमाग से ही सारा का सारा कारण आप लोग डिराइव कर सकते हैं। कि सोचना सिस्टमेटिक है कि कारण क्या हो सकते हैं, तो एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक कारण में एक बांध को आपको तोड़ना है, कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। भूकंप से तोड़ देंगे, ज्वालामुखी से, बादल फाड़ फाड़ करके तोड़ देंगे। मानव निर्मित कितने कारण हो सकते हैं, तो वही है कि मनुष्य जाकर के तोड़ दे, मतलब विध्वंसकारी विकास या अंधाधुंध विकास। और उसी से एक और जो हम लोगों ने सबसे बड़ा चैलेंज पैदा किया है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, यही दो मेजर कारण है। इसका प्रभाव क्या होगा, आप सो रहे हैं, अचानक से आपके बेडरूम में कीचड़ सहित ठंडा पानी मलबे के साथ में घुस जाए, तो कैसा लगेगा। हाँ, तो वहां पर भी बेचारे हमारे कुछ आर्मी के जवान वो गायब हैं, तो विनाश होगा। ठीक ना, और विनाश किस किस चीज का होगा, नुकसान ही सीधा, पहले जान माल का अपना जो भी आप लोग लिख लीजिए। जो जान माल बच गए हैं बेचारे, वो देखेंगे कि कल तक हमारा घर था यहाँ पे, अब नहीं है। बहुत सारे बांध बना रखे थे, वो नहीं है, तो क्या होगा, रोड था वो भी गायब हो गया, तो और संरचना को नुकसान होगा। और क्या होगा, हाँ, वहां पर बीमारियां बढ़ सकती है ना,
लंबे समय तक वाटर लॉगिंग होगी तो डेंगू फेंगू ये सब बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वहां पर आ सकती है। लंबे समय तक वहां पर पानी भरा रहेगा तो अर्थव्यवस्था, आजीविका, आजीविका का नुकसान हो सकता है ना। तो यही सारे बहुत सारे प्रभाव हैं। ठीक, हो सकता है कि कोई नदी अपना मार्ग ही बदल ले। ठीक, तो ये सब प्रभाव है। इसका निष्कर्ष क्या होगा सुझाव के साथ में कि क्या करना चाहिए? जा करके तोड़ देना चाहिए हथौड़ा लेकर के, बम गिरा करके? हाँ, तो बस सिंपल सा, क्योंकि ये कोई भी, चाहे बादल फटने की घटना हो, चाहे भूस्खलन हो, चाहे ये ग्लोफ हो, ये सब भयंकर विनाश का कारण बनती है। अतः सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या, सबको, कि पर्वतीय क्षेत्र में नो डाउट विकास वहां की भी एक आधारभूत आवश्यकता है, लेकिन विकास कैसा होना चाहिए जो प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचा करके हम कर सकें। इसके अलावा एनडीएमए का जो भी गाइडलाइंस है हम लोग का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, उन सब चीजों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ मुझे ग्लोफ बताना था। मैं मान के चलूंगा कारण प्रभाव पूछा है तो किसी भी प्राकृतिक आपदा का कारण क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन दिया, ग्लोफ पे आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो सेम चीज, कारण दो हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में लगभग यही सारी चीजें आएंगी और मानव निर्मित में जो हम लोगों ने बोला वही चीज आएंगी। प्रभाव क्या होगा, यही होगा। तो अगर गलती से भूस्खलन आ गया तो सरेंडर नहीं कर देना कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसका कुछ अलग प्रभाव होता होगा। हो सकता है उससे रोजगार पैदा होता होगा, हो सकता है उससे अवसंरचना का विकास हो जाता होगा। ऐसा नहीं सोचना है, लगभग सेम होगा। अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, चेन्नई में है चाहे गुवाहाटी में है, पूछा जाए कारण बताओ, तो सिस्टमेटिक उसी तरीके से सोचना है। एक प्रतीक कारण क्या क्या हो सकते हैं और मानव निर्मित कारण क्या क्या हो सकते हैं। प्रभाव क्या होगा, एक समाज पे, एक संस्कृति पे, एक अर्थव्यवस्था पे। ठीक ना, इन सब चीजों को एक एक पॉइंट लेकर के लिख देंगे। ठीक, निष्कर्ष कैसा लिखेंगे, आगे की राह सुझाव के साथ में। प्राकृतिक आपदा है तो उसको रोकने की हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैं मान के चलूंगा कि इतना लंबा चौड़ा आप लोगों का टेस्ट करवाने के बाद से 30 टेस्ट हो चुका लगभग, ये चीजें सीख गए होंगे आप लोग, और आंसर इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, रफ फॉर्मेट में नहीं। अब आइए इसका क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, खुले बाजार के परिचालन का क्या अर्थ है, क्या है? सिंपल सा, हाँ उसी को, और चूंकि हम लोग को परिचय देना, संक्षिप्त अर्थ स्पष्ट करना, तो बताइए। खुले बाजार की प्रक्रिया केंद्रीय बैंक का एक मात्रात्मक उपकरण है जिसके माध्यम से वह बाजार में मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति को संतुलित करता है। इतना ही काफी है। ठीक ना, यही करता है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आरबीआई लेकर के, क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स का सारा सामान लेकर के आकर के ऑपरेशन करता है क्या? वो डिमांड एंड सप्लाई से संबंधित जो भी उसका एक्शन होता है उसको संतुलित करने के लिए जो काम करता है उसी को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन बोल देते हैं। अब इसका अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महत्व क्या है, ठीक, क्या महत्व होगा? महत्व जानने से पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है ये आप लोग समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में ये क्यों लाया जाता है। कारण इसका मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित कर बाजार में स्थिरता लाना। ठीक, अब आरबीआई ये कैसे करेगा, ये आरबीआई है और एक तरफ वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या है पता है आप लोगों को ना, ये तो हो चुका होगा मेरे हिसाब से, प्लस जनता है, पब्लिक है। इन दोनों के बीच में मनी के सप्लाई के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक, आरबीआई को कभी भी ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, कमर्शियल बैंक के पास में और पब्लिक के पास में, तो जब भी किसी इंसान के पास ज्यादा पैसा आता है वो क्या करता है,
हाँ मतलब डिमांड बढ़ा देगा, मेरे पास पैसा आएगा, मेरे जूते पुराने होंगे, मैं दौड़ूंगा बाजार में कि अब लाओ मैं नया जूता खरीदता हूँ दो चार, ठीक ना। अब दो चार जूता जैसे खरीदूंगा, दो चार जूते का मैंने डिमांड क्रिएट कर दिया, मेरी तरह मान लीजिए कि सारे लोग के जूते फटे और सबके पास पैसे आ गए और एक साथ पहुंच गए सारे के सारे कि लाओ जूता हमें दो। पता चला बाजार में जूते की सप्लाई ही कम हो गई है और जूते का दाम जो कल 100 रुपये मिलता था आज 1 लाख में एक जूता मिलने लगा, ठीक ना। तो आरबीआई को चुपचाप बैठ के देखना चाहिए या फिर आना चाहिए, बीच में आएगी। जैसे कि ब्रांडेड कंपनियां, एक कॉन्सेप्ट होता है कैसे लोगों को, मतलब कंपनियां, बिजनेस माइंडेड लोग जो है उनके माथे के साथ खिलवाड़ करते हैं कि 1 करोड़ की घड़ी बना दी, कौन खरीदेगा। हाँ, उसके साथ में जैसे लिखा लिमिटेड एडिशन, पूरे विश्व में कंपनी ने सिर्फ 5 ही घड़ी बनाई है, छठी बनेगी ही नहीं, ना बनी है। अब जो दुनिया के अमीर लोग बैठे हैं उनको क्या लगेगा कि यूनिक चीज चाहिए, मतलब यूनिक सिर्फ 5 ही घड़ी होगी विश्व में, तो अब मुझे चाहिए, ठीक ना। अब वो आकर के क्या करेंगे, वो खरीदेंगे। कंपनी ने जैसे दिखाया कि महंगा इतना है, पब्लिक बोले कि हम नहीं आएंगे, लेकिन जैसे बोला कि आपूर्ति सिर्फ इतनी है, 5 ही घड़ी ही बनाया है, अब लोग क्या करेंगे, जिनकी क्षमता है वो जाकर के खरीदेंगे। तो दिमाग से खिलवाड़ किया जाता है, इसीलिए लिमिटेड एडिशन लिखा जाता है। घड़ी में तुम ऐसा क्या लगा दो कि वो 10 करोड़ की घड़ी हो जाएगी, कुछ भी नहीं लगा सकते ना। अब जैसे विराट कोहली का बल्ला बेचना हो तो उस बल्ले में ऐसा क्या है कि वो बल्ला 10 करोड़ का बिकेगा, बस मार्केट में उसका डिमांड क्रिएट करवा दिया जाता है ना। तो कभी भी ऐसा होता है कि पब्लिक और बैंक के पास पैसा बढ़ा है और आरबीआई देख रही है कि लोग दौड़ करके बाजार को अस्थिर कर देंगे, डिमांड एंड सप्लाई का चेन ही लोग प्रभावित कर देंगे, ठीक। और महंगाई को इतना बढ़ा देंगे कि जिनके पास पैसा वो तो बेचारे बच जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई क्या करेगी कि अभी तुम्हारे यहाँ से पैसा छीन करके मैं अपने पास लेकर के आ जाती हूँ। तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है, फोर्स लेकर के उतर जाती है और सबको बंदूक दिखा करके छीनती है। आपने कमाया, हक से कमाया है, तो उसी को अर्थव्यवस्था में अलग तरीके से, जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका मतलब है डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब क्या, बाजार में मुद्रा की सप्लाई, मनी सप्लाई ज्यादा है आवश्यकता से। तो आरबीआई क्या करेगी, बाजार में आ जाएगी, जी सेक नहीं, मौद्रिक नीति लाती नहीं है, उसकी बनी पड़ी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर के आ जाएंगी आरबीआई पब्लिक को कि आप लोग इसको खरीद लो। क्यों, आप बोलेंगे क्यों खरीदो, तो बोलेगा, समझाएगा कि अरे पागल, अभी ना तुम्हारे पास पैसा है, सब खा पी गए और कल तुम्हारी आमदनी कम होगी तो क्या जूते खाओगे, जूता ही खरीदा ना 5, तो यही खाओगे क्या। तो इससे बढ़िया क्या है, मैं प्रतिभूति लेकर के आया हूं, सरकारी है, खरीदना तुमको ये चाहिए कि सरकार की, राष्ट्रपति का नाम की है, राष्ट्रपति कभी पैसा तुम्हारा लेकर के भागेंगे, नहीं भागेंगे। कोई बड़ी सरकारी कंपनी, सरकार ने, संप्रभु जो है उन्होंने अपना एक प्रतिभूति जारी किया है, बॉन्ड जारी किया है, उस पर क्या लिखा है, मैं भारत का राष्ट्रपति 1 साल बाद जो भी इस प्रतिभूति को लेकर के आएगा 100 रुपया देने का वादा करता हूं, ठीक ना। तो उस पर क्या लिखा होता होगा, मतलब प्रतिभूति क्या होती है, सिंपल सा एक पेपर हो, इस पर लिखा रहेगा कि अभी जो खरीदेगा इसको 95 रुपए में हम बेचेंगे। सरकार, आरबीआई बोले कि 95 में ले जाओ, बोलेंगे फायदा क्या है, 1 साल बाद लेकर के आना तो 100 रुपया देंगे, क्या हुआ, आपको 5 रुपया का बेनिफिट हो गया। और आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ हुआ है, सबसे सिक्योर जगह, सरकार के पास, सरकार लेकर के भाग भाग भी नहीं सकती, ठीक। हाँ अलग होती, बताता हूँ। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई क्या करेगी, दुकान ला करके बैठ जाएगी और सबसे अपील करेगी कि खरीदो। अब आरबीआई की तो मजबूरी है कि महंगाई कंट्रोल करनी है, तो क्या एक एक पब्लिक के पास जाए कि भाई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। हर कोई चाहता है कि एक ही कोई आदमी आए और मेरा बहुत सारा सामान खरीद ले। तो आरबीआई पहले किसको ऑफर करती है, बैंकों को, इनका बहुत सारा पैसा है कि पहले तुम लोग खरीद लो, फिर पब्लिक भी खरीदेगी। और जैसे आप खरीदेंगे, सिक्योरिटी आपके जेब में, और सिक्योरिटी के बदले जो 95 रुपया तय हुआ था, वो पैसा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। तो इससे बाजार में क्या होगा, बाजार से पैसा जब चला गया, अब मैंने देखा कि अपना ही पैसा मैंने सरकार के पास जमा कर दिया, प्रतिभूति जमा खरीद करके, समझदारी वाला काम किया। अब मेरे पास पैसे सीमित बचे हैं कि मैं आराम से अपना जीवन जी सकता हूं, लेकिन वो भगदड़ वाली स्थिति की तरह अब उतना पैसा नहीं है कि मैं कहाँ खर्च करूं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। अब जितना काम का
एक साल का है, उतना ही मेरे पास पैसा बचा हुआ है, आप क्या करेंगे, खर्चा संतुलित कर देंगे। अभी तक बैंकों के पास इतना ज्यादा पैसा था, इनको समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। बैंक के पास अगर पैसा रहेगा और पैसा वो सड़ रहा है, बैंक की कमाई का जरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट और लोन देना। तो जब पैसा ज्यादा हो गया तो कहते हैं ना कि लक्ष्मी के साथ उल्लू भी आती है। ठीक, ऐसा है नहीं, मतलब सामान्य तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा आ जाता है और फिर वो कंगाल हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि एग्जाम्पल है, पैसा बहुत आया लेकिन साथ में इसकी मति भ्रष्ट हो गई, गलत तरीके से खर्च कर दिया। तो बैंक भी जब उनका पैसा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जब पैसा ज्यादा है हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। हम इन्वेस्ट किए शेयर बाजार में, हो सकता है कि जहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था किसी कमजोर कंपनी में कर दिया, या लोन देने का नॉर्म्स आसान कर दिया कि मैं कल लोन लेने के लिए गया, मेरे सामने 10 टर्म्स एंड कंडीशन रखे, मैं पूरा नहीं कर पाया, अभी मेरे को बैंक से फोन आया कि भाई साहब आप लोन लेकर के जाओ, मैं तो बोलूंगा कि एक महीने पहले ही तो आया था, तुमने भगा दिया था। तो नहीं, अब आसान शर्तों पे हम दे रहे हैं, ब्याज दर भी बहुत सस्ता है। तो जब बैंक ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि मैं सारी शर्तें एक महीने पूरा नहीं, पहले पूरा नहीं कर रहा था, मतलब ये पैसा लौटा नहीं पाता, इसको जो देते एनपीए बन जाता, लेकिन अब मुझे दे दिया, तो बैंक ने रिस्क लिया ना, तो इससे क्या हो सकता है, एनपीए का खतरा हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। तो इसलिए अच्छा तरीका क्या है कि आप सरकार की प्रतिभूति खरीद लो, ठीक ना। और जैसे पैसा कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी, यहां पर सारा का सारा चक्का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कि जैसे मनी सप्लाई कम हुई वैसे ही डिमांड कम हो जाएगा, और जैसे डिमांड कम होगा वैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगा। हाँ, अब कभी आरबीआई को ऐसा लगे कि बाजार में मंदी की स्थिति है, डिमांड ही नहीं है, ठीक ना। डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि मनी सप्लाई कम है। मनी सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि डिमांड कम है। और डिमांड कम होने का नुकसान क्या है, जब डिमांड कम है तो कंपनियों को अपना उत्पादन भी कम करना पड़ेगा। उत्पादन अगर वो अपना कम करेंगी तो हम लोग का ग्रोथ रेट क्या होगा, डिमांड कम है तो उत्पादन कम करने का दबाव होगा, है ना। उत्पादन कम होते ही हम लोग का देश का मतलब जीडीपी का ग्रोथ रेट वो कम हो जाएगा, और रोजगार बढ़ेगा कि कम होगा, रोजगार कम हो जाएगा। रोजगार कम हो जाएगा तो लोगों की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आय कम हो जाएगी। आय कम हो जाएगी तो गुणवत्तापूर्ण जीवन जो है, जो संविधान हम लोग की गारंटी गारंटी देता है, वो सही चलता रहेगा या इसमें भी गिरावट आ जाएगी। आय अगर किसी व्यक्ति की कम हो गई है तो अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा पर वो कम खर्च करेगा, ज्यादा करेगा, तो वो अच्छा मजदूर श्रमिक बनेगा या खराब। जब अच्छा पढ़ाई नहीं है तो स्किल लेबर कहां से बनेगा, ठीक ना। तो ये सारा का सारा एक क्या चक्र दिख रहा है, उस चक्र की ओर हम लोग फंसते हुए जा रहे हैं, ठीक ना। आपकी आय जब कम हो गई है तो बैंक में आप पैसा ज्यादा जमा करेंगे कि कम जमा करेंगे, कम करेंगे। और हो सकता है जो बैंक में पहले से पैसा जमा कर रखा है आप वो पैसा निकाल लेंगे। अब बैंक के पास पैसा नहीं बचा है तो बेचारा निवेश कहां करेगा, निवेश नहीं होगा तो हम लोग का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार सृजन कैसे होगा, रोजगार सृजन नहीं होगा तो आय कैसे बढ़ेगी, आय नहीं बढ़ेगी तो गुणवत्तापूर्ण जीवन हम कैसे जिएंगे, ठीक ना। हाँ रुक जाइए, हाँ हाँ बहुत अच्छा। तो जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि डिमांड इस तरह जा रहा है कि ये गुणवत्तापूर्ण जीवन को जाकर के अंततः मतलब क्या कहते हैं कि स्पाइरल डाउन फोर्सेस एक्टिव हो चुकी है, अर्थव्यवस्था का चक्का जो है वो कुचक्र बन चुका है, सुचक्र नहीं बन रहा, उल्टा घूम रहा, सीधा नहीं घूम रहा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आ करके उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम डिमांड बढ़ा दें, है ना। जैसे डिमांड बढ़ेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे उत्पादन बढ़ेगा अधिक रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे रोजगार बढ़ेगा लोगों का आय बढ़ेगा, लोगों का आय बढ़ेगा तो वो गुणवत्तापूर्ण जीवन जी पाएंगे। लोगों की आय बढ़ेगी तो सरकार को उससे टैक्स ज्यादा मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा तो सरकार लोक कल्याणकारी कार्यक्रम ज्यादा करेगी। जब आपकी आय खुद ही ज्यादा बढ़ रही है तो सरकार को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। आपकी आय ज्यादा है तो आप बैंक में ले जाकर पैसा जमा ज्यादा करेंगे। बैंक के पास जब पैसा ज्यादा है तो कोई उत्पादक जाएगा, निवेशक जाएगा कि हमें पैसा दो, तो उसको खुले हाथ से पैसा देगा, वो ले जाकर के और ज्यादा निवेश करेगा, और ज्यादा निवेश करेगा तो और ज्यादा उत्पादन होगा, और ये क्या हो जाएगा,
एक सुचक्र बन जाएगा अर्थव्यवस्था के लिए। तो आरबीआई डिमांड कैसे बढ़ाएगी? आकर के क्या करेगी कि हम मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा देते हैं। मनी सप्लाई क्या अब लेकर के हेलीकॉप्टर से पैसा फेंकेगी? या सेम चीज फिर से अब आ जाएगी, उसको डिमांड बढ़ाना ना, तो अब आएगी कि भाई साहब अब आप लोग हमको अपनी प्रतिभूति जो लेकर के गए थे ना, जो हमने पिछली बार बेचा था, अब प्रतिभूति तुम हमको दे दो, ठीक ना, और उसके बदले में क्या ले जाओ? पैसा ले जाओ। जैसे प्रतिभूति आरबीआई के पास आएगा, उस पर जितना लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वादा करता हूं, 100 रुपए के हिसाब से वहां पर पैसा चला जाएगा। तो बाजार में क्या हो गया? पैसा बढ़ गया। एक मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना, मुद्रा गुणक का। एक लाइन में समझिए कि आरबीआई अगर बाजार में 100 रुपया डालती है तो बाजार में 400 से 500 रुपए का इफेक्ट पैदा करता है, ठीक ना। आरबीआई अगर बाजार से 100 रुपया निकालती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाजार से 400 से 500 रुपया निकल जाता है, ठीक ना। तो आप लोग जो पढ़ते हैं जैसे कि 0.25 बेसिस, 0.25 बेसिस रेपो, रिवर्स रेपो में परिवर्तन कर दिया आरबीआई ने। इसका मतलब होता है कि लगभग 25,000 करोड़ हेर फेर कर दिया बाजार में आरबीआई ने। और 25,000 करोड़ का मतलब क्या होता है? लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए, ठीक ना। तो 0.25 का इतना महत्व होता है। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन करने का ना आरबीआई के पास बहुत सारा हथियार है। समझ में आ गया ना ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? कोई भी पूछे एक लाइन में बताना है कि बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। इसमें क्या है कि बाजार में अगर महंगाई ज्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इसका मतलब है कि बाजार में पैसा ज्यादा है। बाजार में पैसा ज्यादा है तो हम उस पैसे को निकाल लेंगे। कैसे निकालेगी आरबीआई? प्रतिभूति बेच देगी और पैसा वापस ले लेगी। जब लगता है कि बाजार में डिमांड कम है, बढ़ाना पड़ेगा डिमांड को, तो क्या करेगी? प्रतिभूति खरीद देगी और बाजार में पैसा दे देगी। यही ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। अब जो पीटी वाले क्वेश्चन में था, ये मात्रात्मक उपकरण है ना। तो आरबीआई के पास बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारा काम है। जैसे वो बैंकों का बैंक है, सरकार की बैंकर है, सरकार की ऋण प्रबंधक है, महंगाई के लिए उसको संतुलित रखने के लिए काम करना है, देश के ग्रोथ रेट सस्टेनेबल विकास के लिए उसको काम करना है, बहुत सारा काम है, ठीक। उसको कुछ हथियार देने पड़ेंगे ना। तो आरबीआई के पास हथियार है। लेकिन किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का सबसे बड़ा काम क्या होता है? मुद्रा की सप्लाई पर नजर रखना और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उसको बढ़ाना और उसको घटाना। तो हर देश के पास बहुत सारे हथियार होते हैं। मतलब बैंक के पास, हमारे आरबीआई के पास भी एक को बोलते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक कहने का मतलब क्या? जो सिर्फ मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करेगा। जैसे मैंने बोला कि 25,000 करोड़ डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 25,000 करोड़ डाल दिया, सिर्फ मात्रा डाला, उससे लाख सवा लाख करोड़ का क्या बोलते हैं इफेक्ट पैदा हो गया। तो हर वो उपकरण जो सिर्फ बाजार में पैसे के सप्लाई को, क्वांटिटी को प्रभावित करेगा, मात्रा को, गुण को नहीं प्रभावित करेगा, गुणात्मक को, उसको क्या बोलते हैं? मात्रात्मक उपकरण। अब इसी को बोलते हैं, ठीक ना। मात्रात्मक बोल लीजिए, संख्यात्मक बोल दीजिए, ठीक ना। मेन देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यही दो ध्यान में रखिए, ठीक ना। मात्रात्मक में जैसे कि मान लीजिए कि सीआरआर है, ये पढ़ चुके आप लोग? अच्छा, तो सिर्फ नोट कर लीजिए, आप लोग क्लास में होगा। जैसे कैश रिजर्व रेशियो है, इसको आरबीआई जैसे ऊपर या नीचे करेगा, बाजार से क्या होगा? बैंकों के पास से, बाजार से नहीं, बैंकों के पास से पैसा उतना ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। एसएलआर है, ये क्या करेगा? मुद्रा सप्लाई के, मुद्रा पूर्ति के गुण में क्वालिटेटिव परिवर्तन नहीं करता है, सिर्फ मात्रात्मक। जैसे आरबीआई ने बोला कि 0.25% में सीआरआर बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या? बैंकों को 0.25% ज्यादा पैसा आरबीआई के पास लेकर रख देना है। एसएलआर में भी सेम चीज होगा। इसके अलावा रेपो है, रिवर्स रेपो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ठीक ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ये सब क्या है? ये सिर्फ मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करेंगे बाजार में। गुणात्मक उपकरण क्या है? जब आरबीआई ये सोच करके दे ना
कि इससे अर्थव्यवस्था में मैं गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन करूंगा, ठीक ना। जैसे कि अर्थव्यवस्था की संरचना में कैसे, आरबीआई को अगर ये पता हो कि कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं हो पा रहा है, क्यों, बैंक किसानों को ऋण नहीं दे रहे, तो आरबीआई जब ये डिसाइड करे कि मैं बाजार में पैसा तो डालना चाहता हूं, लेकिन पैसा बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को इस तरीके से मैं नियंत्रित करना चाहता हूं, प्रबंधित करना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में लोन ज्यादा बांटे बैंक, ठीक ना। मतलब क्या किया, एक अब स्पेशल साइड में कृषि के उत्थान के लिए वो कोशिश कर रहा है कि हम लोन दें, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि विनिर्माण क्षेत्र है या विनिर्माण क्षेत्र है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अगर आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अनाज की बर्बादी को बचाने के लिए, अगर हमारे यहाँ जितने ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होंगे उतना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो फायदेमंद होगा। लेकिन वो देख रहा है कि कोई भी बैंक या कोई भी निवेशक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वालों को लोन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, तुम्हारा धंधा बहुत अनस्टेबल है। धंधा अनस्टेबल क्यों है, तुम बनाओगे टमाटर की चटनी मतलब सॉस, मानसून अच्छा रहा तो टमाटर, मतलब अगर टमाटर की खेती अच्छी हुई तो तुम्हारे पास टमाटर होगा, तुम चटनी बनाओगे, और टमाटर मिला ही नहीं तुमको तो रिस्क है, हम नहीं देंगे तुमको। लेकिन जब आरबीआई इस मोड में आ जाए कि नहीं, मैं चाहता हूं कि बैंक उस क्षेत्र को प्रमोट करे, उनको लोन दे और उसके लिए कुछ हथियार वो इस्तेमाल करें, तो उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। ऐसे ही शिक्षा है, आप स्टूडेंट हैं, आप जाएंगे लोन लेने के लिए, बैंक देने में आनाकानी करेंगे, ठीक ना। क्यों कि भाई तुम यार स्टूडेंट हो, 5 साल पढ़ोगे, 5 साल तो कुछ नहीं मिलना, उसके बाद से कैसा पढ़ाई पढ़ोगे मुझे नहीं पता। इंजीनियरिंग तो किया, 5 साल का बोल कर लिया था, 10 साल में निकले हो, सपना देखा था और दिखाया था कि 10 लाख के पैकेज पर जाएंगे, पता चला कि सिविल इंजीनियर बन गए और किसी ठेकेदार के पीछे खड़ा होकर के 10,000 रुपए में ईट पत्थर जोड़ रहे हैं, ठीक, तो कहां से लौटाएंगे। सामान्य तौर पर रिस्क मान करके चलते हैं, तो बैंक देने से आनाकानी करते हैं। लेकिन आरबीआई समझ जाए कि देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए यह जरूरी है कि बैंक अपना पैसा स्टूडेंट्स को दो, मतलब छात्र क्या बोलते हैं, एजुकेशन लोन के रूप में दे। इस तरीके से वो पैसे को चैनलाइज करने लगे। जैसे मात्रात्मक क्या किया, सिर्फ बाजार में पैसा छोड़ दिया ना, कि मैंने तो 25,000 करोड़ छोड़ दिया, अब ये किधर जा रहा मुझे नहीं पता, ठीक ना। लेकिन आरबीआई जब मात्रा 25,000 करोड़ तो छोड़े ही, साथ में उसका डायरेक्शन भी तय करने लगे, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जाए, ये हाउस होल्ड कोई नया घर होम लोन क्षेत्र में जाए, ये एडुकेशन में जाए। तो अभी क्या कर रहा है, अगर एक अच्छा किसी स्टूडेंट को लोन मिल गया, उससे अच्छा शिक्षा मिलेगा, तो उसके जीवन में मात्रात्मक परिवर्तन होगा या गुणात्मक होगा। अच्छा शिक्षा पाया मतलब अच्छा कमाई करेगा, अच्छा जीवन स्तर होगा, अच्छा श्रमिक, मतलब हर तरीके से। तो सिर्फ मात्रा को प्रभावित ना करे, डेस्टिनेशन भी, लोन की क्वालिटी कहां पर ज्यादा अच्छी है, कहां ज्यादा इफेक्टिव है, कहां ज्यादा आवश्यकता है, जब इस पर बात करने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव उपकरण बोलते हैं। जैसे उसमें एक है कोलेट्रल रिक्वायरमेंट, ठीक ना। कोलेट्रल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आप आरबीआई के पास लोन लेने के लिए गए तो कुछ शर्त रखता है आपके बदले में, कि हम तुम 100 रुपया लेने के लिए गए, वो बोले कि 100 रुपये का सामान दो मेरे को, दिखाओ मेरे को कुछ भी, तुम्हारे पास फ्लैट है, जमीन है, गाड़ी है, उसके बदले में लोन दूंगा, ठीक। अब आरबीआई चाहती है कि चूंकि अर्थव्यवस्था में एनपीए ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एनपीए ज्यादा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि बैंक एक खास क्षेत्र को लोन दिए ही जा रहे हैं और वहां से एनपीए वो बनता चला जा रहा है। तो आरबीआई आए और क्या करे कि कोलेट्रल रिक्वायरमेंट पर बातचीत करे कि किसी को भी लोन देने के संदर्भ में अब ये नए नियम और कानून है। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई बाजार में क्वांटिटी के बदले में क्वालिटी को प्रभावित करना चाहती है, ठीक ना। वैसा ही एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है, डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप लोग का होगा बैंकिंग में, कि इस इन शर्तों के नीचे हम आपको लोन नहीं दे सकते। जब आरबीआई उसमें भी संशोधन करने लगे, इसका मतलब क्या होगा, गुणात्मक उपकरण है। इसके अलावा एक होता है मोरल सुगेशन, मतलब नैतिक दबाव बनाना बैंकों पर। आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, सबको पता है, मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए पता नहीं है, मतलब पता चल जाए कि स्टेट बैंक जो है ना, वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे दे रहा है, वो किसानों को नहीं दे रहा है, वो होम लोन के लिए पैसा नहीं दे रहा है, वो एडुकेशन के लिए पैसा नहीं दे रहा है। तो अचानक से आरबीआई के गवर्नर आए या डिप्टी गवर्नर और एक लाइन सिर्फ बोल दिया कि स्टेट बैंक को थोड़ा मवेशी विकास के लिए काम करना चाहिए, शिक्षा, कृषि, इन क्षेत्रों में भी अपना लोन बांटे, तो इससे एसबीआई पर असर होगा या नहीं होगा।
तुरंत वो दबाव में आ जाएंगे कि आरबीआई इनडायरेक्टली बोल रही है, ठीक ना। तो आरबीआई ने क्या बाजार में पैसा डाला? कुछ भी, सिर्फ उसने गुणात्मक रूप से परिवर्तन किया। मतलब एक लाइन हम लोग सिद्ध कर रहे हैं कि इससे मात्रा में कि आकर के एसबीआई को दो चार गाली बक दी तो उससे बाजार में पैसा गया, गाली गई। गाली का फायदा क्या हुआ कि ऋण सही जगह पहुंचेगा, ठीक ना। कोलेट्रल रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, घटा दिया, तो उससे क्या बाजार में कुछ पैसा डाला? नहीं, सिर्फ नॉर्म्स में चेंज किया है। क्यों? ऋण मतलब बाजार में जो पैसा है, मुद्रा आपूर्ति में गुणात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? मात्रात्मक है। ये बाजार में तरलता डालता है और तरलता निकालता है, ठीक। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक था रेपो और रिवर्स रेपो, है ना, ये यहीं पर है ना। अब रेपो क्या है? हाँ, जैसे कि जितना देखे देखे ना, सीआरआर और एसएलआर बैंकों को जमा रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक ना। रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसए, एमएसएफ, ये सब क्या है? ये सीधे बैंक रेट है। इसके तहत हम लोग पब्लिक लोन के लिए किसके पास जाती है? सीधा कहां? आरबीआई पहुंच जाएगी। ये बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक के पास जाती है। और जब इन्हीं को जरूरत पड़ गया कभी तो कहां जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे। तो रेपो रिवर्स रेपो का ना डायरेक्ट पब्लिक से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली पूरा का पूरा प्रभाव यहीं पर होता है। जैसे रेपो रिवर्स रेपो क्यों लाया गया? बहुत सारे कारण हैं। एक सिंपल से समझने के लिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत सारे बैंक है, एसबीआई है ना, पीएनबी है, कितने सारे बैंक है जान लीजिए, मतलब बहुत सारे हैं। हो सकता है कभी इनके पास भी तो पैसे की कमी हो सकती है ना, कि जैसे सामान्य तौर पे बैंकिंग में देखेंगे एक प्रवृत्ति होती है कि जैसे महीने की शुरुआत होती है 1 से लेकर के 7 तारीख तक बैंकों के पास कैश सरप्लस होता है। क्यों? हर किसी की सैलरी आती है और 90% लोगों की सैलरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक अकाउंट में ही आती है, तो उनका पैसा ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होता हुआ जाता है लोग पैसा निकालते हुए जाते हैं और महीने का लास्ट में पैसा कम होता जाता है। या फिर मान लीजिए कि स्टेट बैंक ने आज या आज से ठीक 5 साल पहले की स्कीम चलाया था, फिक्स डिपॉजिट का कुछ, कि आज 5 लाख रुपया जमा करो, 5 साल बाद में 10 लाख रुपया दूंगी। और एसबीआई को पता है कि कल उस स्कीम का मेच्योरिटी पीरियड आने वाला है, मतलब कल हो सकता है कि अगर सारे के सारे लोग एक ही साथ आ गए कि भाई हमारा 5 साल पूरा हो गया, अब हमारा 10 लाख रुपया दो, और हमारे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक ना। या फिर किसी भी कारण से एसबीआई के पास पैसा नहीं है, अगर उसका पैसा नहीं है तो एटीएम वगैरह आप चेक लग करके जाएंगे, वो क्लियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो किसी भी कारण से बैंक के पास पैसे की कमी है तो वो कहां जाएगा? पहले जाते थे एक दूसरे से बात कर लेते थे, ठीक ना। एसबीआई ने फोन किया पीएनबी को कि भाई कल तक मेरे पास पैसा आ जाएगा, आज के लिए तुम खाली हमको आज रात के लिए 1 दिन के लिए हमको पैसा दे दो, ठीक। तो एक बैंक दूसरे बैंक से जिस दर पर उधार लेते देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉल रेट, कॉल दर, ठीक ना, कॉल रेट। और जिस बाजार में एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता देता है उधार के तौर पे, उसको क्या बोलते हैं? कॉल मनी मार्केट, ठीक। कॉल मनी बाजार उसको बोलते हैं। कॉल मनी बाजार किसके लिए? हमारे और आपके लिए नहीं है, बैंकों के लिए है। जहां एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक को उधार दे रहा है ब्याज लेकर के। अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि एसबीआई समेत 10 बैंक कंगाल बैठे हैं, पैसा नहीं है, और पैसा सिर्फ पीएनबी के पास है। तो सारे बैंक उसको फोन करेंगे कि भाई पैसा दे दो यार 1 दिन के लिए। अब पीएनबी को पता है कि मेरे पास आज कस्टमर ज्यादा हैं उधार लेने वाले, तो पुराने दर पे ही देगा कि अचानक से क्या करेगा? कॉल रेट बढ़ा देगा कि कल दिया था 10% पे, आज देने के लिए दोगे मैं 30% पे। तो बहुत ज्यादा वोल्टाइल है। अब अचानक से क्या हुआ अगले ही दिन कि सारे बैंकों के पास पैसा आ गया। अब बाजार में पैसा देने वाले बैंक ज्यादा हो गए, लेने वाला एक है। वो जाएगा तो क्या बोलेगा कि मैं 30% तुमको दूंगा, जाएगा पीएनबी का दिमाग खराब होगा, बोलेगा कि कल तो मैंने 30% पे दिया था तो आज भी मैं 30% पे दूंगा। एक थप्पड़ मारेगा कि तुम्हारे बगल में 9 बैंक खड़े हैं, अभी मैं उसके पास जाता हूँ, तो कितने में देगा? बोलेगा 20% पे, तो 15, 10, 5, पता चला उसको 2% पर लोन मिल गया। तो अच्छा लगता है क्या कि कल कॉल रेट था 30%, आज है 2%। बहुत ज्यादा वोल्टाइल है। उच्चावच मतलब स्थिरता वहां पर नहीं है।
एक तो इसके लिए कि बैंकों का आपस में जो कॉल मनी मार्केट में जो इनका ट्रांजैक्शन होता है कॉल रेट वो बहुत ज्यादा उच्चावच वोल्टाइल न रहे। दूसरा कि पब्लिक से भी मतलब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज मॉनेटरी पॉलिसी को हम अच्छे से कर पाएंगे। बाजार में पहले से तो मेरे पास उपकरण है ओपन मार्केट ऑपरेशन है या कुछ और है, बाजार में पैसे की मात्रा को हम और अच्छी तरीके से प्रभावित करने का एक और उपकरण हमको मिल गया। ठीक ना, सिंपल सा यही है। तो रेपो में क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई बैंक है एसबीआई, इसको जरूरत पड़ा कि एक रात के लिए भाई साहब हमको उधार चाहिए। ठीक ना, ये कहां जाएगा आरबीआई के पास जाएगा और क्या लेकर के जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है पता है ना आप लोगों को, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स टी बिल्स नाम सुना है, इसमें एडहॉक ट्रेजरी बिल्स और बाकी बहुत सारे बिल्स होते हैं। एक तो सरकारी बॉन्ड ही होता है, सीधा सरकार ही निकाली है बॉन्ड। ठीक ना, एक जैसे कि नाम आप लोगों ने सुना है एनएसएस सर्टिफिकेट, एनएसएससी नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत प्रपत्र। ठीक ना, ये भी क्या है मतलब समझिए कि इसी तरीके का उपकरण है, वो सरकारी प्रतिभूति है। तो इनमें से कुछ भी लेकर के जो बैंक के पास है वो आरबीआई के पास जाएगा, उसके बदले में आरबीआई क्या करेगा पैसा देगा। अगर ये हो रहा है तो क्या हो रहा है रेपो हो रहा है। ठीक ना, लेकिन इस हाँ लेकर के जाए क्या दिक्कत है, लेकिन सामान्य तौर पे ये सरकारी प्रतिभूति में ही डील होता है। ठीक ना, आप सोना क्या लाद करके लेकर जाएंगे माथे पर, वो एसएलआर ओएसएलआर का कंपोनेंट है। ठीक ना, अब इसी को अभी अच्छा रेपो क्यों कहते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन है। आरबीआई ने एक रात के लिए आपको पैसा दिया सिक्योरिटी लेकर के, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास था क्या, उसके बदले में क्या करता कसम खिलवाता है। क्या कसम खिलवाता है कि मैं एसबीआई कसम खाता हूं कि कल शाम 7 बजे तक आपका दिया हुआ पैसा आपके ब्याज दर के साथ लौटाऊंगा और अपनी प्रतिभूति वापस खरीद कर लेकर के जाऊंगा। इसलिए क्या बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन है। अब कभी क्या है कि बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, एसबीआई के पास पैसा ज्यादा हो गया, अब ये क्या करेगा फिर पैसा जिसके पास ज्यादा हो जाता है, सामान्य तौर पर मान लें कि लक्ष्मी के साथ उल्लू आई है, तो एसबीआई गलत तरीके से हो सकता है कहीं जोखिम वाली जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दे, ऐसा पैसा बांट दे कि वो एनपीए बन जाए। इससे अच्छा क्या है कि आरबीआई ने एक ऑप्शन दिया कि तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो मेरे पास पैसा लेकर के आ जाओ। ठीक ना, क्या करो पैसा लेकर के आ जाओ, उसके बदले में हम तुमको क्या दे देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देंगे। मतलब इसी को उल्टा कर दीजिए, बैंकों को भी थोड़ा अच्छा लगे इसलिए भाषा अलग रखी जाती है कि आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंक से इस शर्त पे सरकारी प्रतिभूतियों के बदले पैसा उधार लेती है कि दी गई निश्चित अवधि में वह प्रतिभूति को पुनः वापस ले लेगी, रिवर्स रेपो कहलाता है। ठीक ना, क्लियर हो गया। भाषा रेपो रिवर्स रेपो समस्या क्या है, ये डायग्राम हमेशा दिमाग में रखिए कि रेपो में प्रतिभूति क्या हो रहा है सरकार के पास जाए आरबीआई के पास जाएगी और पैसा बैंकों के पास आएगा। रिवर्स रेपो में क्या होगा पैसा आरबीआई के पास जाएगा और प्रतिभूति बैंकों के पास आएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, नहीं तो भाषा इतनी लच्छेदार होगी जो मैंने बोला कि पढ़ करके समझ में नहीं आएगा। तो कभी भी एग्जाम में पेपर क्वेश्चन है ना तो डायग्राम बना लेना है, रेपो रिवर्स रेपो का जैसे आए आपने इधर लिखा आरबीआई इधर लिखा बैंक और तुरंत अपना ट्रांसफर करके देख लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आया है इसके बदले में पैसा गया है तो इसको मैंने रेपो कहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आया है क्या बोलते हैं आरबीआई के पास में और पैसा गया है बैंक के पास में, तो ये क्या है रेपो है। और जैसे आप देखेंगे कि उसको उल्टा कर दिया कि पैसा गया है आरबीआई के पास में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आई है बैंक के पास में, यह रिवर्स रेपो है। तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक ना, अब ये रेपो रिवर्स रेपो कई टाइप के होते हैं तो जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ सामान्य बात के लिए आप लोग जान लीजिए।
कि रेपो है। ये दो टाइप का होता है, ठीक ना। एक को बोलते हैं क्या, फिक्स्ड या अस्थाई, और एक को क्या बोलते हैं, वेरिएबल या परिवर्तनशील। अब ये मैंने इसलिए बताया कि नाम से ना इनका जो लक्षण है इनके नाम के उल्टा है। जो अस्थाई रेपो होता है ना, ये ओवरनाइट के लिए होता है, एक रात के लिए, एक दिन के लिए लोन लिया, हाँ 24 घंटे के लिए, ठीक ना। एसबीआई के मैनेजर ने फोन किया आरबीआई के मैनेजर के, भाई साहब एक दिन के लिए उधार चाहिए, ठीक ना। अगर एक दिन मतलब ओवर द नाइट पीरियड के लिए, सिर्फ रात भर के लिए बातचीत की जा रही है, तो वो आता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड रेपो, ठीक ना। यह अस्थाई रेपो, ठीक। तो सामान्य तौर पर जो रेपो रिवर्स रेपो आप लोग सुनते हैं, वो सारा का सारा किससे संबंधित होता है, इसी से संबंधित होता है। फिक्स्ड रेपो कहने का मतलब ही है पॉलिसी रेट, इसी को हम लोग कहते हैं, नीतिगत दरें बदली हैं, नाम सुना है ना। तो इसी हमेशा इसके लिए बातचीत की जाती है। लेकिन सामान्य तौर पे एक अवधारणा बच्चों के मन में होती है कि रेपो 14 दिन से अधिक नहीं होता है, तो उसके लिए, ठीक ना। एक तो देख लिया ओवर द नाइट पीरियड के लिए होता है। जो वेरिएबल होता है वो 7 दिन के लिए भी हो सकता है, 14 दिन के लिए भी हो सकता है, 28 दिन के लिए भी हो सकता है, 56 दिन के लिए भी हो सकता है, और 84 दिन के लिए भी हो सकता है, 84 डेज के लिए, ठीक ना। लेकिन 84 दिन कितना है, 3 महीने से ज्यादा है या कम है, कम है। हर हाल में 3 मंथ से कम ही रेपो के अंतर्गत ट्रांजेक्शन होगा, ठीक। और इसको वेरिएबल क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहां पर जो रेट है ना वो परिवर्तनशील होता है, फिक्स नहीं होता। आरबीआई जितना बार बोलती है कि आज से रेपो 5% हो गया, इसका मतलब वो वेरिएबल रेपो की बात नहीं कर रही है, किसका बात कर रही है, फिक्स्ड रेपो का बात कर रही है। ऐसे ही जो ट्रिपल आर होगा, मतलब रिवर्स रेपो रेट होगा, वो भी दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। अगर आरबीआई बैंकों से इस शर्त पे उधार ले रही है कि कल मैं लौटा दूंगी ओवर द नाइट पीरियड के लिए, तो फिक्स्ड है। और आरबीआई अगर इतने समय के लिए ले रही है तो क्या है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेपो है। तो हमेशा कभी भी अभी जो है वो ये है कि 84 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 3 महीने की कम अवधि के लिए भी हो सकता है। हाँ वो चेंज होगी, सबके लिए अलग अलग, इसीलिए नाम रखा गया वेरिएबल परिवर्तनशील। आप 7 दिन के लिए लेने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कुछ और है, 14 दिन के लिए कुछ और, 84 दिन के लिए कुछ और हो, ये परिवर्तनशील है, ठीक ना। तो ये रेपो का टाइप है और यही टाइप रिवर्स रेपो का ही होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या था मेन, कि खुले बाजार के परिचालन का महत्व क्या है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब महत्व इसका क्या है, किसी ने लिखा है, फिर वही जो मैं बोलता हूं ना, आप लोग उस तरीके से सोचते नहीं है कि हमेशा बड़े से सोचना है। बड़ा क्या है, बाजार में अस्थायित्व सुनिश्चित करना है ना, सबसे बड़ा, ठीक। अस्थायित्व सुनिश्चित कैसे करेगी, मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को नियंत्रित करके, ठीक ना। मुद्रा आपूर्ति की मात्रा जब नियंत्रित होगी तो इससे क्या हो जाएगा, मांग आपूर्ति श्रृंखला सही से काम करेगी या गलत हो जाएगी, इससे महंगाई का प्रबंधन होगा या नहीं होगा। महंगाई ज्यादा है तो कम करेंगे, बहुत कम है, इतना कम है कि उत्पादकों का मनोबल ठप हो चुका है, तो क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। इससे अंततः हम लोग का ग्रोथ रेट कम होगा या बढ़ेगा। अगर महंगाई इतनी है कि उपभोक्ता ने सामान खरीदना ही बंद कर दिया तो कंपनी का उत्पादन ठप हो जाएगा, ग्रोथ रेट नीचे हो जाएगा। सिचुएशन ऐसा है तो भी ओएमओ हम करेंगे। अगर क्या बोलते हैं, मार्केट में पैसा ही नहीं है और ग्राहक इसलिए सामान नहीं खरीद पा रहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर ग्राहक सामान नहीं खरीदेगा तो भी कंपनी का उत्पादन ठप होगा, ठप होगा तो ग्रोथ रेट हम लोग का गिरेगा। अगर ये सिचुएशन है तो बाजार में क्या करेंगे, पैसे की सप्लाई बढ़ा देंगे। तो ये सब चीजें, ये इसका महत्व है, ठीक ना। और ऐसे क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखें जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध लाइन लिख सकते हैं कि हाल के वर्षों में इन उपकरणों का या इन उपकरणों के सहयोग से आरबीआई प्रबंधन करती है और प्रबंधन पहले की तुलना में काफी ज्यादा संतुलित हो पाया, ठीक ना। यही लिखना है। कुछ सवाल है आप लोगों का।